नमस्ते। दी व्यक्तित्व पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। एक ऐसा नाम जो 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक शख्सियतों में से एक माना जाता है। रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी से लेकर दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर संस्थागत उत्पीड़न पर मानवीय गरिमा की जीत का एक प्रतीक है। बिल्कुल। आज हम उनके जीवन, उनके राजनीतिक दर्शन, दक्षिण अफ्रीका के परिवर्तन में उनके नेतृत्व और उनकी जो स्थायी वैश्विक विरासत है उसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। तो शुरुआत उनके जन्म से करते रहे। 18 जुलाई 1918 मवेजो गांव, ईस्टर्न केप में। उनका मूल नाम रोलीहाला लाला था और सुना है इसका जोसा भाषा में मतलब होता है उपद्रवी या ट्रबल मेकर। ये तो दिलचस्प है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये नाम कहीं ना कहीं उनके भविष्य के विद्रोही स्वभाव की एक झलक देता है शायद। उनके पिता गडला हेनरी इम्फकाइनेस्वा एक स्थानीय प्रमुख थे और थेम्बू शाही घराने के सलाहकार भी। तो इस शाही विरासत ने मंडेला को अफ्रीकी गरिमा और नेतृत्व की एक भावना दी। अच्छा, पिता की मृत्यु के बाद थेम्बू लोगों के जो कार्यवाहक रीजेंट थे, जोंगिंटाबा डालिंडिएबो, वो उनके अभिभावक बने। यहाँ उन्होंने वो पारंपरिक अफ्रीकी शासन देखा, आदिवासी बैठकों में जो लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें करीब से देखा। और यही अनुभव आप देखेंगे बाद में उनकी समावेशी नेतृत्व शैली का आधार बना। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा भी हासिल की मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूलों में, जहां उन्हें वो अंग्रेजी नाम मिला नेल्सन। हाँ। फिर फोर्ट हेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन 1940 में एक छात्र विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। ये कह सकते हैं कि अन्यायपूर्ण सत्ता के खिलाफ उनका ये शुरुआती विद्रोह था। अच्छा, फिर 1941 में वो जोहानिसबर्ग चले गए। वहाँ शहरी रंग भेद की कठोर वास्तविकताओं का सामना हुआ होगा। लॉ क्लर्क के रूप में काम करते हुए उन्होंने पत्राचार से बीए पूरा किया। बिल्कुल। और यही उनका असल में राजनीतिक जागरण हुआ। वो कई अलग अलग राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए और 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हो गए। इसी साल वॉल्टर सिसलू, ओलिवर टैम्बो और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ANC यूथ लीग की सहस्थापना की। हाँ, ये ANC यूथ लीग का जिक्र आता है। इसने संगठन को ज्यादा उग्र जन कार्यवाही की ओर धकेला, खासकर 1948 में जब नेशनल पार्टी जीती और उसने व्यवस्थित तरीके से रंगभेद लागू कर दिया। बिल्कुल सही। मंडेला फिर सविनय अवज्ञा अभियानों के आयोजन में एक प्रमुख व्यक्ति बनते गए। 1952 का जो डिफायंस कैंपेन था, उसने उन्हें एक राष्ट्रीय हस्ती बना दिया। उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का समन्वय किया, जिसके कारण उनकी पहली गिरफ्तारी हुई और सजा भी हुई। इस दौरान वो अहिंसक प्रतिरोध के प्रति काफी प्रतिबद्ध दिखे, गांधीवादी सिद्धांतों से प्रभावित थे। लेकिन यहाँ एक बारीकी है ना? हाँ, बिल्कुल। वो अहिंसा की सीमाओं के बारे में भी बहुत प्रैक्टिकल थे। देखिए, 1952 में उन्होंने ओलिवर टैम्बो के साथ दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत लॉ फर्म स्थापित की। अच्छा। हाँ, इससे उन्हें रंग भेद के व्यवहारिक कामकाज की, जैसे वो पास कानून थे या जबरन लोगों को निकालना, इन सब की गहरी समझ मिली। फिर 1955 में कांग्रेस ऑफ द पीपल में फ्रीडम चार्टर को अपनाना एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। एक गैर नस्लीय लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की दृष्टि जो लगता है जीवन भर मंडेला का मार्गदर्शन करती रही। बिल्कुल। और इसी विजन की वकालत करने के कारण 1956 में उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। अच्छा। हालांकि वो मुकदमा 1961 तक चला और आखिर में वो बरी हो गए। और फिर आता है वो भयानक शार्पविल मैसेकर, मार्च 1960। पुलिस ने 69 निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला। ये एक बहुत ही निर्णायक क्षण था। अकेले अहिंसक प्रतिरोध काफी नहीं है, सरकार ने ANC पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इसके बाद 1961 में उन्होंने ANC की सशस्त्र शाखा उमखोंटो विस्वे यानी राष्ट्र का भाला की सहस्थापना की और इसके पहले कमांडर इन चीफ बने। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, अहिंसा से सशस्त्र संघर्ष की ओर जाना। हाँ, ये उनके विकसित होते दर्शन को दिखाता है कि हिंसा एक अंतिम उपाय है जब सारे शांतिपूर्ण रास्ते बंद हो गए हों।
लेकिन यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि उमखुंटो विस्वे ने शुरुआत में नागरिकों को निशाना बनाने के बजाय सरकारी प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ यानी सैबोटाज पर ध्यान केंद्रित किया। ये सशस्त्र संघर्ष में भी हताहतों को सीमित रखने की मंडेला की चिंता को दर्शाता है। फिर 1962 में मंडेला की गिरफ्तारी हुई। करीब 17 महीने वो भूमिगत रहकर सक्रिय रहे थे। शुरुआत में तो उन्हें अवैध रूप से देश छोड़ने के लिए 5 साल की सजा मिली, लेकिन 1963 में रिवोनिया में उमखोंटो विस्वे के मुख्यालय की खोज हुई और फिर नए आरोप लगे। बिल्कुल। 1963-64 का जो रिवोनिया ट्रायल था वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। मौत की सजा का सामना करते हुए मंडेला ने 20 अप्रैल 1964 को अपना वो प्रसिद्ध स्पीच फ्रॉम द डॉक दिया। और उसके अंतिम शब्द तो अमर हो गए हैं। मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के आदर्श को संजोया है जिसमें सभी व्यक्ति सद्भाव और समान अवसरों के साथ मिलकर रहते हैं। ये एक आदर्श है जिसके लिए मैं जीने और हासिल करने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये एक आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। क्या शक्तिशाली शब्द थे। यकीनन इस भाषण ने मुकदमे को रंग-भेद के अन्याय को उजागर करने के एक मंच में बदल दिया। शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने ही उन्हें और उनके सह आरोपियों को फांसी से बचाया और इसके बजाय उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। फिर रॉबिन आइलैंड पर 18 साल। वहां की स्थितियां तो जानबूझकर बहुत कठोर रखी गई थी। चूना खदान में कठोर श्रम, छोटी छोटी कोठरियां, न्यूनतम भोजन, यहां तक कि अश्वेत कैदियों को भारतीय और कलर्ड कैदियों की तुलना में कम राशन मिलता था। लेकिन इन सब के बावजूद मंडेला और उनके साथी कैदियों ने रॉबिन आइलैंड को एक तरह से मंडेला यूनिवर्सिटी में बदल दिया। अच्छा, कैसे? उन्होंने वहां अध्ययन समूह आयोजित किए, राजनीतिक दर्शन पर बहसें की और संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। मंडेला ने खुद इसी दौरान पत्राचार से कानून की डिग्री पूरी की। अरे वाह! हाँ, उन्होंने सख्त अनुशासन और गरिमा बनाए रखी, बेहतर इलाज के लिए अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन स्थितियों पर जेल अधिकारियों से बहस जरूर की और धीरे धीरे छोटी छोटी जीतें हासिल की। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जैसा आपने पहले इशारा किया। जेल में ही मंडेला एक उग्र क्रांतिकारी से एक राजनेता के रूप में विकसित हुए। बिल्कुल। उन्होंने अफ्रीकी भाषा और संस्कृति का अध्ययन करना शुरू किया, अफ्रीकी कविता और इतिहास पढ़ा। उनका मानना था कि अपने उत्पीड़कों को समझना अंतिम सुलह के लिए आवश्यक होगा। ये बात तो उनके कुछ साथियों को भी चौंका गई होगी उस समय। हाँ, बिल्कुल। ये उनकी रणनीतिक लॉन्ग टर्म सोच को दर्शाता है। 1985 से उन्होंने सरकार के साथ गुप्त बातचीत भी शुरू कर दी थी। जब 1985 में उन्हें सशर्त रिहाई की पेशकश की गई, इस शर्त पर कि वो हिंसा छोड़ दें, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वे और उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो वे कोई प्रतिबद्धता नहीं कर सकते। और दुनिया भर में फ्री मंडेला अभियान जोर पकड़ रहा था। कल्चरल बॉयकॉट, इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो 1988 का वेम्बली स्टेडियम कॉन्सर्ट उनके 70वें जन्मदिन पर, जिसे दुनिया भर में करीब 60 करोड़ लोगों ने देखा था। हाँ, इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आंतरिक प्रतिरोध और आर्थिक ठहराव ने रंगभेद को अस्थिर बना दिया था। 1980s के दशक के अंत तक दक्षिण अफ्रीका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसने भी मान लिया था कि राजनीतिक परिवर्तन अब आर्थिक रूप से भी जरूरी हो गया है। और फिर वो दिन आया, 11 फरवरी 1990। 27 साल बाद मंडेला जेल से बाहर आए। केप टाउन सिटी हॉल की बालकनी से उनका पहला भाषण, जिसमें एक बहुत सावधानीपूर्वक संतुलन था। एक तरफ स्वतंत्रता का जश्न था, तो दूसरी तरफ इस बात पर जोर कि संघर्ष अभी जारी है। उन्होंने शांति के प्रति प्रतिबद्धता जताई, लेकिन जब तक वास्तविक लोकतंत्र हासिल नहीं हो जाता, सशस्त्र संघर्ष को छोड़ने से इनकार कर दिया। अगले 4 साल तो बेहद चुनौतीपूर्वक रहे होंगे। देश गृहयुद्ध के कगार पर था। दक्षिणपंथी श्वेत चरमपंथियों का आतंक, इनकाथा फ्रीडम पार्टी और ANC समर्थकों के बीच हिंसक संघर्ष, बहुत मुश्किल दौर था वो। बिल्कुल। मंडेला को इन खतरों से निपटना था, अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बनाए रखना था और ANC को भी बिखरने से रोकना था। 1991 से 93 तक जो कन्वेंशन फॉर अ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका कोडेसा की बातचीत हुई, उसमें असाधारण कूटनीतिक कौशल की जरूरत पड़ी। उन्होंने FW डेक्लर के साथ काम किया, जबकि दोनों तरफ गहरा अविश्वास था और हिंसा भी जारी थी। हाँ, मंडेला ने यहाँ पर उल्लेखनीय रणनीतिक लचीलापन दिखाया, जैसे संपत्ति के अधिकार जैसे मुद्दों पर समझौते स्वीकार किए, जिससे शायद ANC के कुछ
ज्यादा कट्टरपंथी सदस्य निराश भी हुए होंगे, लेकिन उन्होंने पहचाना कि श्वेत आर्थिक हितों की रक्षा करना, पूंजी पलायन और दक्षिणपंथी विद्रोह को रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन साथ ही वे सार्वभौमिक मताधिकार, बहुमत शासन जैसे जो गैर समझौता योग्य लोकतांत्रिक सिद्धांत थे, उन पर दृढ़ रहे। अप्रैल 1993 में कृसानी की हत्या एक बहुत बड़ा संकट था। हाँ, दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने उनकी हत्या की थी। मंडेला का राष्ट्र के नाम जो टेलीविजन पर संबोधन था, जिसमें उन्होंने शांति की अपील की, उसने उन्हें प्रभावी रूप से औपचारिक चुनावों से पहले ही दक्षिण अफ्रीका का एक तरह से नैतिक राष्ट्रपति बना दिया। जो अपेक्षित हिंसक विद्रोह था, उसे रोकने की उनकी क्षमता ने नस्लीय रेखाओं के पार उनके अधिकार को प्रदर्शित किया। और फिर आया अप्रैल 1994 का पहला लोकतांत्रिक चुनाव। वो तस्वीरें आज भी याद हैं। पहली बार वोट डालते हुए बुजुर्ग अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी वो लोकतंत्र की जीत का प्रतीक बन गईं। ANC को 62.65% वोट मिले। एक स्पष्ट जनादेश था, लेकिन 2/3 बहुमत से कम, जिसने उन्हें अकेले संविधान लिखने से रोक दिया। 10 मई 1994 का उद्घाटन समारोह, वो तो रंगभेद की हार का एक वैश्विक उत्सव था। उनके उद्घाटन भाषण ने एकता और सुलह पर जोर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अकेले शासन करने के लिए पर्याप्त वोट होने के बावजूद राष्ट्रीय पार्टी और इनकाथा फ्रीडम पार्टी को राष्ट्रीय एकता सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी में शामिल किया। FW de क्लर्क को दूसरा उपराष्ट्रपति नियुक्त किया। ये तो कमाल था। हाँ, ये उनकी सुलह की फिलॉसफी का प्रतीक था। इसके प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक दोनों उद्देश्य थे। इसने अनुभवी प्रशासकों को बनाए रखा और श्वेत दक्षिण अफ्रीकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आश्वस्त किया। साथ ही ये दिखाया कि ANC बदला लेने के बजाय राष्ट्र निर्माण चाहती थी। और फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन 1995 में ये शायद उनकी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, आर्च बिशप डेसमंड टूटू की अध्यक्षता में इसने उन लोगों को माफी की पेशकश की जिन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित अपराधों का पूरी तरह से खुलासा किया, और बदले में रंग भेद की क्रूरता के बारे में सच्चाई सामने आई। ये प्रतिशोध के बजाय उपचार को प्राथमिकता देने वाला एक रेस्टोरेटिव जस्टिस का दृष्टिकोण था। हालांकि आलोचना हुई इसकी। हाँ, आलोचकों ने कहा कि इससे अपराधियों को न्याय से बचने दिया गया, लेकिन मंडेला का मानना था कि बदला लेने के चक्र को रोकने और सुलह को संभव बनाने के लिए जरूरी था। उन्होंने खुद भी तो उदाहरण पेश किया। ANC के मानवाधिकार उल्लंघनों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। बिल्कुल, इस नैतिक स्थिरता ने उनके नैतिक अधिकार को और बढ़ाया। आर्थिक नीति की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी RDP, आवास, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से रंग भेद की विरासत को संबोधित करने का उनका प्रारंभिक दृष्टिकोण था। लेकिन आर्थिक नीति विवादित रही है ना। 1996 में GERS यानी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को अपनाया गया, जिसमें फिस्कल डिसिप्लिन, निजीकरण पर ज्यादा जोर था। हाँ, इसने कई ANC समर्थकों को निराश किया जो ज्यादा रैडिकल आर्थिक परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे। मंडेला ने इन नीतियों को उस समय प्रैक्टिकल बताया, निवेश आकर्षित करने के लिए जरूरी बताया, लेकिन आलोचक ये तर्क देते हैं कि इसने आर्थिक असमानता को कायम रखा। ये जो राजनीतिक मुक्ति और आर्थिक न्याय के बीच का तनाव है, ये मंडेला की विरासत पर बहस का केंद्र बना हुआ है। लेकिन 1996 का संविधान उनकी स्थायी उपलब्धियों में से एक है। व्यापक बिल ऑफ राइट्स, मृत्युदंड का उन्मूलन, LGBT+ अधिकारों का संरक्षण, ये सब उसमें था। हाँ, और संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने प्रशासन के खिलाफ भी संवैधानिक न्यायालय के फैसलों को स्वीकार किया और ये स्थापित किया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। विदेश नीति में उन्होंने अफ्रीकन पुनर्जागरण, अफ्रीकन रिनेसेंस की वकालत की, लेकिन लीबिया के गद्दाफी और क्यूबा के कास्ट्रो जैसे नेताओं के साथ संबंध बनाए रखने पर पश्चिमी देशों ने उनकी आलोचना भी की। हाँ, लेकिन उन्होंने इन रिश्तों का बचाव करते हुए कहा कि पुराने दोस्तों के प्रति वफादारी सिद्धांत का मामला है, और जिन पश्चिमी देशों ने रंग भेद का समर्थन किया था, उन्हें उनकी दोस्ती की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके नेतृत्व की शैली भी खास थी। व्यापक परामर्श, प्रभावी प्रतिनिधिमंडल, उनके वो सिग्नेचर मदीबा शर्ट्स, और सबसे महत्वपूर्ण 1996 में ये घोषणा कि वे केवल एक कार्यकाल पूरा करेंगे। ये अफ्रीका में मुक्ति नेताओं के लिए बहुत असामान्य था, और इसने लोकतांत्रिक मानदंडों को मजबूत किया, किसी पर्सनैलिटी कल्ट को बनने से रोका। सत्ता का स्वैच्छिक त्याग एक बहुत महत्वपूर्ण मिसाल बना।
1999 में पद छोड़ने के बाद भी वे सक्रिय रहे, नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और दी एल्डर्स के माध्यम से HIV एड्स जागरूकता, बच्चों के अधिकार, संघर्ष समाधान जैसे मुद्दों पर काम करते रहे। हाँ, HIV एड्स पर उनकी सक्रियता विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। शुरुआत में महामारी को अधिक आक्रामक तरीके से संबोधित न करने के लिए उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन बाद में वे एक मुखर वकील बन गए, खासकर जब 2005 में उनके बेटे मकाघातों की एड्स से संबंधित बीमारी से मृत्यु हो गई। उनके इस सार्वजनिक खुलासे ने बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने में बहुत मदद की। वे वैश्विक शक्तियों की आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाए। 2003 के इराक युद्ध का मुखर विरोध किया, फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर पश्चिमी देशों के दोहरे मानकों की आलोचना की। ये पद उनकी निरंतर साम्राज्यवादी विरोधी और उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता को दर्शाते थे। उनका मानना था कि रंगभेद के खिलाफ उनका संघर्ष न्याय के लिए एक वैश्विक लड़ाई का हिस्सा था। बाद के वर्षों में वो धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से हट गए। 2010 फीफा विश्व कप फाइनल में उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति शायद, तो अगर उनकी उपलब्धियों को देखें तो वो असाधारण है। शांतिपूर्ण परिवर्तन, नस्लीय सुलह, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, वैश्विक प्रेरणा, नैतिक अधिकार, बहुत कुछ है। बिल्कुल, लेकिन एक ईमानदार मूल्यांकन में हमें आलोचनाओं को भी स्वीकार करना होगा। जैसे कि आर्थिक असमानता, जो दक्षिण अफ्रीका में आज भी बहुत ज्यादा है, HIV संकट पर धीमी प्रतिक्रिया का आरोप, सीमित आर्थिक परिवर्तन जहां धन काफी हद तक श्वेत हाथों में ही रहा, और लगातार उच्च अपराध दर और सामाजिक संघर्ष, ये सब चुनौतियां हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है मंडेला मिथक। पश्चिमी सरकारें और निगम अक्सर उनकी छवि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनकी जो रैडिकल राजनीति थी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग जो आज उनका जश्न मनाते हैं, संघर्ष के दौरान उनका विरोध करते थे। अमरीकी सरकार ने तो उन्हें 2008 तक अपनी आतंकवाद निगरानी सूची में रखा था। अरे, ये तो इतिहास को विकृत करना हुआ। हाँ, मंडेला केवल क्षमा का प्रतीक नहीं थे, वे क्रांतिकारी थे, कुछ हद तक समाजवादी विचारों वाले थे, जिन्होंने एक आतंकवादी राज्य के खिलाफ हथियार उठाए, अपने सिद्धांतों के लिए मौत का सामना किया और 27 साल जेल में बिताए। उनका सुलह का दृष्टिकोण रणनीतिक और सैद्धांतिक था, कोई भोला शांतिवाद नहीं। इस जटिलता को समझना उनकी विरासत के साथ ईमानदार जुड़ाव के लिए बहुत जरूरी है। उनके राजनीतिक विचारों में क्या मुख्य था? देखिए, अफ्रीकी राष्ट्रवाद और गैर नस्लवाद यानी नॉन रेशलिज्म का एक संतुलन था। वे गैर नस्लीय लोकतंत्र में विश्वास करते थे, जहां सभी जातियों के दक्षिण अफ्रीकी शामिल हों, लेकिन साथ ही वे अफ्रीकी संस्कृति और पहचान का जश्न भी मनाते थे। हिंसा पर उनके विचार भी जटिल थे, जैसा हमने बात की। हाँ, वे शांतिवादी नहीं थे, लेकिन हिंसा को अंतिम उपाय मानते थे। उन्होंने उत्पीड़क की हिंसा और उत्पीड़ित के आत्मरक्षा के अधिकार के बीच अंतर किया। सशस्त्र संघर्ष में भी उन्होंने संयम पर जोर दिया। उनका वो कथन बहुत मायने रखता है, कल मुझे आतंकवादी कहा गया था, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरे दुश्मनों सहित कई लोगों ने मुझे गले लगाया। बिल्कुल, वे जीवन भर एक तरह से लोकतांत्रिक समाजवादी रहे, मार्क्सवादी विश्लेषण से प्रभावित थे, लेकिन उनका समाजवाद हठधर्मी नहीं था और अफ्रीकी सांप्रदायिक मूल्यों से भी प्रभावित था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने व्यवहारिक रूप से शासन किया, सामाजिक लोकतांत्रिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए बाजार अर्थशास्त्र को स्वीकार किया। और उबुंटू दर्शन, इसका क्या रोल था? हाँ, उबुंटू ये एक नोगुनी बंटू अवधारणा है, जिसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। ये आपसी निर्भरता, समुदाय और साझा मानवता पर जोर देता है। इसने उनके सुलह के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। ये समझना कि उत्पीड़क की मानवता भी उत्पीड़न से कम हो जाती है और सच्ची स्वतंत्रता के लिए आपसी मान्यता की आवश्यकता होती है। इसने TRC जैसी नीतियों को एक अफ्रीकी संदर्भ में आधार प्रदान किया। अगर हम उनकी तुलना अन्य मुक्ति नेताओं से करें, जैसे गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या अन्य अफ्रीकी नेताओं से, देखिए, गांधी की तरह उन्होंने शुरू में अहिंसा पर जोर दिया, लेकिन गांधी के विपरीत वे सशस्त्र संघर्ष को अपनाने को तैयार थे। किंग की तरह वे न्याय के लिए जेल गए और सुलह पर जोर दिया, लेकिन मंडेला ने शासन किया और सुलह को व्यवहार में प्रदर्शित किया। और कई अफ्रीकी स्वतंत्रता नेताओं के विपरीत, जिन्होंने बाद में सत्तावादी शासन स्थापित कर दिया, मंडेला ने लोकतंत्र स्थापित किया और स्वेच्छा से पद छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका का संक्रमण भी अपने आप में काफी असाधारण था। हाँ,
यह किसी औपनिवेशिक शक्ति की वापसी के बजाय एक स्थापित अल्पसंख्यक शासन और मुक्ति आंदोलन के बीच बातचीत से हुआ समझौता था। टीआरसी का जो रेस्टोरेटिव जस्टिस मॉडल था, वो अन्य संघर्षों के बाद अपनाए गए न्याय के तरीकों से अलग था। हालांकि जो लगातार असमानता और हिंसा है, वो राजनीतिक परिवर्तन की सीमाओं को भी दर्शाती है। आज के सामाजिक न्याय आंदोलनों के लिए उनकी विरासत से क्या सबक मिलते हैं? मेरे ख्याल से दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, रणनीतिक लचीलापन, सच्चाई बताने के माध्यम से ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने की संभावना, जैसे टीआरसी मॉडल ने कोशिश की, और ये समझना कि व्यक्तिगत नेतृत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन सफलता जन आंदोलनों और संस्थागत संरचनाओं पर निर्भर करती है। उनका जीवन निश्चित रूप से वैश्विक मानवाधिकार विमर्श को एक नई ऊंचाई देता है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि सैद्धांतिक संघर्ष से गहरी जड़ें जमा चुके अन्याय पर भी काबू पाया जा सकता है। संघर्ष के बाद के समाजों के लिए भी सबक है। समावेशी बातचीत, सत्य की प्राथमिकता, प्रतीकात्मक नेतृत्व और संस्था निर्माण का महत्व। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की लगातार असमानता चेतावनी भी देती है कि आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक सुलह अधूरी रह सकती है। तो निष्कर्ष के तौर पर नेल्सन मंडेला ना तो संत थे और ना ही कोई साधारण स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, वे एक जटिल क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने असाधारण ऐतिहासिक परिस्थितियों का सामना उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता से किया, कठिन समझौते किए, लेकिन अपने मुख्य सिद्धांतों को बनाए रखा। उनकी विरासत प्रेरणादायक भी है और एक तरह से चेतावनी भी देती है। प्रेरणादायक क्योंकि यह दिखाती है कि अन्याय पर काबू पाया जा सकता है, और चेतावनी क्योंकि यह आर्थिक पुनर्गठन के बिना राजनीतिक परिवर्तन की सीमाओं को दर्शाती है, और क्योंकि उनका जो वैश्विक मिथकीकरण हुआ है वो अक्सर उनके वास्तविक राजनीतिक विचारों और व्यवहार को अस्पष्ट कर देता है। उन्हें समझने के लिए प्रशंसा से परे उनकी जटिलता को समझना होगा। 20 साल जेल में बिताए, जिसने फिर अपने पूर्व दुश्मनों के साथ सुलह की, जिसने गंभीर बाधाओं के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया और जो अपनी मृत्यु तक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहे। बिल्कुल, उनका जीवन स्थायी प्रश्न खड़े करता है, क्या समाज व्यवस्थित हिंसा के बाद वास्तव में सुलह कर सकते हैं? न्याय और शांति, सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच क्या संतुलन आवश्यक है, और मुक्ति आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्थिक न्याय में कैसे बदल सकते हैं? ये सवाल आज भी प्रासंगिक हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, यह हमेशा असंभव लगता है जब तक कि ये हो ना जाए। शायद यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।